हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो है जीओसी में उस दिन डेराइव्ड नेम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कुछ बच्चों को समस्याएं थी। तो मैंने आप लोगों को एल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था। उस दिन मैंने एल्काइल ग्रुप के बारे में आप लोगों को लगभग एग्जाम्पल्स दे दिए थे, एल्काइल के आइसोमर्स भी बता दिए थे, और एक ट्रिक याद करने के लिए मैंने कहा था मिथाइल का एक ही आइसोमर है, इथाइल का एक ही आइसोमर है। प्रोपाइल के दो हैं, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल के चार हैं, चार आइसोमेरिक ब्यूटाइल पॉसिबल हैं। और पेंटाइल के 8, देयर आर 8 पेंटाइल, मतलब आइसोमेरिक पेंटाइल 8। यहां तक की हम लोगों ने बात कर ली थी। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 दूं आपको और कहूं कि C5H12O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मेरा क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H12, या पूछा जाए इसी को इस तरीके से, हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर पॉसिबल। और यहां लिखा हुआ होगा ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर, हम किरलिटी की बात अभी नहीं कर, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर। आपके पास फॉर्मूला है C5H12O। अब इसके अगर आपको एल्कोहल्स बनाने हैं तो आप क्या काम करो, एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप इसमें से बाहर निकाल लो, बन जाएगा C5H11। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है और कोई रिंग नहीं। कैसे मालूम किया मैंने? डीयू निकाला, मैंने इसका डीयू निकाला। C5H12O का डीयू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। O हटा देंगे और इतने का ही क्या बनाएंगे? एल्केन बनाएंगे। एल्केन C5H12 भी आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम्स में, हाइड्रोजन परमाणुओं में जो अंतर है वो बिल्कुल भी नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि हमसे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ रहा है, हमसे सिर्फ संरचनात्मक समावयवियों की बात कर रहा है। संरचनात्मक समावयव, बस। हमसे किसी भी तरीके से त्रिविम समावयवता की बात नहीं कर, तो डायरेक्ट ही निकाल। C5H11 कितने पॉसिबल, कितने आइसोमर मैंने बताए? 8। कितने आइसोमर इसके? 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 एल्कोहल्स। अगर मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दे, तो मैंने आप लोगों को C5H11 के 8 स्ट्रक्चर बना के दिखाए, नॉर्मल, आइसो, एमाइल, नियो, सारे स्ट्रक्चर्स मैंने 8 बना के आपको दिखाए। जहां जहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया है आप वहां वहां OH लगा। वैसे जल्दी कोई स्ट्रक्चर बनाने को नहीं देगा, सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि कितने समावयवी संभव है, कितने आइसोमर्स संभव है। चलिए, ये तो एल्कोहल की बात है। अब अगर आपसे कोई कहे कि ईथर्स कैसे निकालू, तो जरा ईथर का फंक्शन ग्रुप बताओ।
आप मुझे ईथर का फंक्शन ग्रुप बता सकते हैं? ROR, दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ। बेटे आपके पास फॉर्मूला है C5H12O, 5 कार्बन एटम, इनको डिवाइड करो तो पहली प्रोबेबिलिटी हो गई कि अगर 5 कार्बन एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पहली प्रोबेबिलिटी हो गई एक तरफ 1 कार्बन और एक तरफ 4 कार्बन। अच्छा, और कोई प्रोबेबिलिटी? हाँ, एक दूसरी भी प्रोबेबिलिटी होगी। क्या? मेरे पास टोटल 5 कार्बन एटम, मेरे पास 5 कार्बन एटम की पहली प्रोबेबिलिटी है एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 4 कार्बन, दूसरी प्रोबेबिलिटी एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन। और कोई प्रायिकता है क्या? आप कहोगे सर इधर 3 कर दो इधर 2 कर दो, क्या फर्क पड़े? प्रायिकता तो सेम। जब आप प्रायिकताएं निकाल लें, जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें कार्बन एटम, सिर्फ डिवाइड करना है। 5 को डिवाइड कैसे करो? एक तरफ 1 एक तरफ 4, या एक तरफ 2 एक तरफ 3, और कोई नहीं। तो इस एक कार्बन के कितने एल्काइल पॉसिबल है? एक कार्बन का एक ही एल्काइल पॉसिबल है जिसका नाम है मिथाइल। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लिख दो 1, ऑक्सीजन की जगह लगा दो इनटू। 4 कार्बन एटम के ब्यूटाइल, कितने ब्यूटाइल पॉसिबल है? 4, तो 1 इंटू 4 बराबर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। 2 कार्बन एटम के कितने एल्काइल पॉसिबल है? एक ही पॉसिबल है जिसका नाम है इथाइल, तो इसके नीचे आ जाएगा 1। 3 कार्बन एटम के कितने एल्काइल पॉसिबल हैं? 3 कार्बन एटम के एल्काइल पॉसिबल हैं 2, एक नॉर्मल प्रोफाइल एक आइसो प्रोफाइल, तो 1 इंटू 2 बराबर आ जाएगा। तो पहले तो प्रायिकताएं निकालेंगे और फिर प्रायिकताओं के कितने एल्काइल पॉसिबल है उनका गुणा करेंगे और जो आएगा उसको जोड़ दें। तो 4 + 2 आ गया 6, तो आपका उत्तर आ गया 6 ईथर्स, 8 एल्कोहल्स। अगर अलग अलग पूछे तो अलग अलग लिख दो, 6 ईथर बनेंगे 8 एल्कोहल बनेंगे। अगर टोटल पूछे कि टोटल आइसोमर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, कुल संरचनात्मक समावयवी, तो 8 एल्कोहल 6 ईथर, टोटल 14 यौगिक पॉसिबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हम ईथर कैसे निकालेंगे? जल्दी बोलिए। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो अगर किसी को कोई क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं निकालने के लिए आपको दे रहा हूं। सर एक बार रिपीट कर। किसका? एल्कोहल वाला नहीं समझ में आया या ईथर वाला? जल्दी बोलिए। ईथर वाला। कितने कार्बन एटम है आपके पास? 5। 5 कार्बन एटम की प्रोबेबिलिटीज निकाल। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 5 कार्बन एटम, कैसे कैसे डिवाइड करोगे? सोच लो, आपके पास 5 सेब है और उसको आपको 2 बच्चों में डिवाइड करना, तो एक को 1 दे दिए एक को 4 दे दिए, पहला डिवीजन। दूसरा, एक को 2 दे दिए एक को 3 दे दिए। और कोई डिवीजन है क्या? और कोई डिवीजन आपको नहीं। अब एक कार्बन के एल्काइल कितने पॉसिबल है? एक कार्बन का एक ही एल्काइल पॉसिबल है, मिथाइल। 4 कार्बन के कितने एल्काइल पॉसिबल है? 4, 4 ब्यूटाइल पॉसिबल। गुणा कर दिया, 1 इंटू 4 4। दूसरा विभाजन आपने किया 2 और 3 का। 2 कार्बन के कितने एल्काइल पॉसिबल है? एक, इथाइल एक ही पॉसिबल है। 3 कार्बन के प्रोपाइल, कितने प्रोपाइल पॉसिबल है? 2, तो गुणा कर दिया, 1 × 2 = 2 आ गया, दोनों को जोड़ दिया 6 आ गया। तो 6 तो ईथर पॉसिबल है और 8 एल्कोहल पॉसिबल। चलो एक सवाल और करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, C5H10O
अणुसूत्र वाले कुल एल्डिहाइड व कीटोनों की गणना की। और आगे ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ संरचनात्मक समावेश, सिर्फ संरचनात्मक समावेशियों की ही गणना करनी है। चलिए बातचीत करते हैं। अणुसूत्र है C5H10O। एल्डिहाइड का क्या क्रियात्मक समूह होता है, मुझे बताइए। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है CH। जो अणुसूत्र दिया गया उसमें से CHO बाहर निकाल, तो क्या बचेगा? C4H9CH2, यही तो बचेगा। C4H9 क्या है? ब्यूटाइल। ये क्या है? ब्यूटाइल। मैंने कितने ब्यूटाइल आपको बताए हैं? जल्दी बोलिए, टाइप करो। कितने ब्यूटाइल मैंने आपको याद करवाए हैं? 4। वेरी गुड रोहित। कितने ब्यूटाइल याद करवाए मैंने आपको? 4। तो 4 ब्यूटाइल संभव। आंसर आ गया 4 एल्डिहाइड। अब आपके पास क्या पूछ रहा है? कीटोन। चलिए मुझे कीटोन की बात करें। कीटोन का क्या सूत्र है? बीच में कार्बन डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ R समूह। कार्बन तो R समूह में ही बटेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड O, ये जो क्रियात्मक समूह है, ये इससे बाहर निकाल। अगर कार्बन और ऑक्सीजन बाहर निकाल लो तो इसमें क्या बचेगा? 4 कार्बन बचेंगे। C5H10 में कितने कार्बन बचेंगे? 4 कार्बन बचेंगे। चलो तो 4 कार्बन को 2 भागों में डिवाइड करो। पहला डिवीजन, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन। दूसरा डिवीजन, दोनों तरफ 2-2 कार्बन। और कोई डिवीजन है क्या तुम्हारे पास? नहीं। नो सर। 1 कार्बन के कितने एल्काइल संभव है? 1। और जो क्रियात्मक समूह होता है उसकी जगह गुणा लगा देते। 3 कार्बन के कितने एल्काइल समूह संभव है? 2। वेरी गुड बेटा। तो 1 into 2 आ गया 2। 2 कार्बन के कितने एल्काइल समूह संभव है? 1। 2 कार्बन के कितने? 1। तो 1 गुणा 1 बराबर 3, प्लस कर दो 3। तो आंसर आ गया 3 आपके कीटोन बने। अब आपसे पूछा कुल कितने एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल 4 एल्डिहाइड और 3 कीटोन। तो टोटल उत्तर कितना आ जाएगा? 7 यौगिक संभव है, जिनमें से 4 एल्डिहाइड हैं और 3 कीटोन। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 3। C5H13N अणुसूत्र वाले कुल प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन्स की संख्या बताइए। ब्रैकेट में लिखा है केवल
संरचनात्मक समावेश। सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी समझा दो। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी, secondary and tertiary amines for the molecular formula C5H13N और ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर आपको पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के बाहर रखो C5H13N। प्राइमरी अमीन का क्या सूत्र होता है बताइए? NH2। NH2 के पहले क्या लगा है? R। इसका मतलब इस R का मान निकालने के लिए NH2 समूह इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो अणुसूत्र आपको दिया गया है उसमें से NH2 समूह बाहर निकाल, बताओ क्या बचेगा? C5H बोलो 11। C5H11 क्या है? पेंटाइल। कितने पेंटाइल संभव हैं? 8। हाँ 8 प्राइमरी अमीन संभव हो गए। अब क्या कह रहा है? द्वितीयक अमीन। द्वितीयक अमीन का सूत्र क्या होता है? R NHR। NH बाहर निकाल लो तो R एल्काइल समूह है, तो क्रियात्मक समूह में कोई कार्बन नहीं है, तो सारे कार्बन R की जगह आ जाए। तो सारे कार्बन कितने हैं? 5। 5 कार्बनों को 2 भागों में बांटो, एक तरफ 1, एक तरफ 4, एक तरफ 2, एक तरफ 3। एक कार्बन के कितने एल्काइल समूह संभव है? 1। क्रियात्मक समूह की जगह गुणा, 4 कार्बन के 4 बराबर आ गया 4। 2 कार्बन के एल्काइल समूह 1, क्रियात्मक गुणा 3 कार्बन के एल्काइल समूह 2 बराबर। वेरी गुड। आ गए 6। तो हमारे पास 6 द्वितीयक अमीन संभव। अब कह रहा है तृतीयक अमीन। ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक सिर्फ संरचनात्मक समावेशियों के बारे में बात करें। अगर उसने त्रिविम समावेशियों के बारे में जानकारी निकालना चाहिए तो आपको सूत्र लिखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। टर्शरी अमीन क्या सूत्र होता है? R N R। इसका मतलब कार्बन को 3 भागों में बांटना पड़ेगा, 2 भागों में नहीं। कार्बन कितने? 5। कार्बन कितने आपके पास? 5। 5 को 3 भागों में बांटो। पहला केस 1 1, दूसरा केस 2 2 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कार्बन के एल्काइल समूह 1 गुणा 1 कार्बन के एल्काइल समूह 1 गुणा 3 कार्बन के एल्काइल समूह, कुल कितने हो गए? 2 कार्बन के एल्काइल समूह 1, 2 कार्बन का एल्काइल समूह 1 और 1 कार्बन का एल्काइल समूह 1, टोटल कितने हो गए? जोड़ दो। तो 3 तृतीयक अमीन संभव। अगर अलग अलग पूछे तो लिख दो 8 प्राथमिक अमीन, 6 द्वितीयक अमीन, 3 तृतीयक अमीन। और मान लो आपसे पूछे टोटल 17 यौगिक संभव। बेटे ये मैंने एल्काइल समूह पर बनने वाले सवालों को आपको समझाया, मैंने करके दिखाए। इस तरीके के सवाल एग्जाम में काफी आते हैं।
हर साल 2 साल में पूछता ही है, और आप इनको आसानी से कर सकते हैं, बिना बनाए 1 मिनट के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। सोच के देखिए, अगर आपको ये 17 यौगिक बनाने पड़ते तो कितना टाइम लगता, और क्या आप कंफर्म 17 बना लेते? एक आध छूट जाता तो 16 ही होते, या 15 ही होते, या 12 ही होते। तो यहां पर बनाने की कोई परेशानी नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आपके पास कितने, बनाने का तरीका मैंने सिखा दिया है, सारे एल्काइल समूह मैंने बना के आपको दिखाए, तो उससे आप बना सकते। अब बेटा एक बात मुझे बताइए, क्या आप लोग एल्काइल समूह की स्टडी करके आए हैं? अच्छे से, क्योंकि मैं अब आपको डेराइव्ड नेम सिखाने जा रहा हूं, व्युत्पन्न नाम, और उसके लिए एल्काइल समूह की अच्छी स्टडी होनी चाहिए। अगर एल्काइल समूह के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तो व्युत्पन्न नाम आपको नहीं आए। जरा ध्यान से देखिए, मैं सिखाने जा रहा हूं डेराइव्ड नेम, डेराइव्ड नेम्स। व्युत्पन्न नाम मैंने पहले सिखाए थे, कॉमन नेम्स या सामान्य नाम, फिर आपने एल्काइल समूह सीख लिए मुझसे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं व्युत्पन्न नाम। व्युत्पत्ति किसी से भी हो सकती है, जैसे ध्यान से देखिए, मैं अगर इसको पेरेंट मान के चलूं, पेरेंट मैंने मान लिया मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन हटा के मैं एक मिथाइल लगाऊं तो CH3 बन जाता है। इसका कॉमन नेम है इथेन, लेकिन डायरेक्ट नेम है मिथाइल मीथेन, मिथाइल मीथेन। क्योंकि मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटा के, पवन कुमार, मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगाए। अच्छा, जरा इधर देखिए, अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आप पेरेंट किसको मानकर। मान लेता हूं मैं इसको मीथेन का कार्बन मान रहा हूं, इसको मैं मीथेन का कार्बन मान, इसको क्या मान रहा हूं मैं? पेरेंट। पेरेंट मतलब अभिभावक, सबका पिता, इसको इस कार्बन को मान। तो इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगे और मीथेन में 4 थे, इसका मतलब चौथा हाइड्रोजन हटाकर ये समूह लगाएगा। ये कौन सा एल्काइल समूह? आइसोप्रोपाइल। तो आपका नाम हो जाएगा डेराइव्ड नेम आइसोप्रोपाइल मीथेन। चलो एक और एग्जाम्पल, अब इस स्थिति में मैं पहला केस ये ले सकता हूं कि मैं इसको अभिभावक मान रहा हूं, इसको पेरेंट मान रहा हूं। तो पेरेंट में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और जिस पेरेंट की मैं बात कर रहा हूं वो मीथेन की बात कर रहा हूं। तो मीथेन के 3 हाइड्रोजन तो हैं, एक हटाया गया, एक हटाया गया तो उसकी जगह ये समूह लगाया गया। इस समूह का क्या नाम? तृतीयक ब्यूटाइल। तो नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। अच्छा चलो, अगर मैं पेरेंट वाला कार्बन बदल दूं तो क्या दूसरा भी नाम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसी को तो डायराइव्ड नेम कहते हैं। जैसे देखो, यही यौगिक मैं लिए ले रहा हूं,
और अब मैं कह रहा हूं कि पेरेंट ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन पेरेंट, पेरेंट मतलब अभिभावक। तो जिसको आप पेरेंट चेन में मान के चल रहे थे मीथेन, जिसको अभिभावक मान के चल रहे थे, उसका अगर ये वाला कार्बन है तो चारों हाइड्रोजन को हटा के 4 मिथाइल समूह लगाए गए, तो क्या डेराइव्ड नेम हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल मीथेन। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? सोचिए कोई और समूह लगा दिया गया, ये समूह लगा दिया, और मैं पेरेंट इसको मान के चल रहा मीथेन को, तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते, या 3 ही है, मतलब एक हाइड्रोजन हटाकर ये समूह लगाएगा। इस समूह का नाम मैंने क्या बताया था? विनाइल। तो क्या कह दूं? विनाइल मीथेन। तो एक को पेरेंट मान लो, उसके आधार पर आप डेराइव कर सकते हो। ये मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया। दूसरा, मान लीजिए मैंने पेरेंट एसिटाइलिन को मान लिया, इसको मैंने पेरेंट मान लिया, ये मेरा पेरेंट है, अभिभावक है। तो अगर ये अभिभावक है तो इससे मैं कुछ भी लगाऊं, ध्यान से देखिए, मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर एक मिथाइल समूह लगाया है, अभिभावक ये है, ये वाला पार्ट अभिभावक, एसिटाइलिन पेरेंट, पेरेंट के एक हाइड्रोजन को हटाकर एक मिथाइल लगाया, नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। अच्छा, दोनों हाइड्रोजन हटा दो पेरेंट में से, दोनों हाइड्रोजन हटा दी, डाइमिथाइल एसिटाइलिन। अच्छा चलो, क्योंकि पेरेंट तो यही है ना, एसिटाइलिन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पेरेंट है। चलिए मान लेते हैं हमने यहां ये समूह लगा दिया, पेरेंट ये है, इस पेरेंट के एक हाइड्रोजन को हटाकर आप लोगों ने विनाइल समूह लगाया, ये समूह कौन सा है? विनाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? विनाइल एसिटाइल। तो जो पेरेंट होगा उस हिसाब से हम लोग नाम करते चले। आगे देखिए, मान लीजिए मैंने पेरेंट फॉर्मल्डिहाइड को मान लिया, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और इसको मैंने पेरेंट मान लिया। तो मैं करके दिखाई दे रहा हूं, एक हाइड्रोजन हटाइए, CHO समूह तो होना ही चाहिए एल्डिहाइड के लिए, तो ये CHO उतर आया, इस हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दिया। वैसे तो ये एसिटाल्डिहाइड लिखा है, लेकिन इसका डेराइव्ड नेम मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये वाला पार्ट फॉर्मल्डिहाइड, ये पेरेंट,
आगे देखिए, मानिए ये कोई यौगिक, पेरेंट मैंने फॉर्मल्डिहाइड को मान रखा है, तो HCHO बाहर निकल, ये पेरेंट, ये वाला समूह कौन सा है, आइसोप्रोपाइल, तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल फॉर्मल्डिहाइड। चलिए मैंने ये ले लिया CH3CO, CH, पेरेंट मैंने इसको मान लिया फॉर्मल्डिहाइड, तो CH3CO दो कार्बन हो और दूसरे कार्बन पे क्रियात्मक समूह लगा हो तो उसे एसिड कहा जाता है। पेरेंट है फॉर्मल्डिहाइड, लगा हुआ है एसिड, या एसिटाइल, नाम हो गया एसिटाइल फॉर्मल्डिहाइड। अगला, मान लीजिए मैंने पेरेंट फॉर्मिक एसिड को मान लिया, तो अब ये वाला हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, COOH तो पेरेंट हो, तो ये वाला फॉर्मल्डिहाइड में दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन हटाया जा सकता है क्योंकि एक तरफ CHO फिर भी बच जाएगा, लेकिन यहां पर एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप होना ही चाहिए, तो आप पेरेंट किस जो है COOH ग्रुप को मान लिया आपने, HCOH को फॉर्मिक एसिड को पेरेंट मान चुके हो आप, तो इससे रिलेटेड ये पेरेंट, तो इससे रिलेटेड देखो मैं कह रहा हूं CH3COOH, वैसे तो एसिटिक एसिड लिखा है लेकिन आपने पेरेंट इसको मान रखा है फॉर्मिक एसिड, तो इसका डायरेक्ट नेम मिथाइल फॉर्मिक एसिड, मिथाइल फॉर्मिक एसिड। मैं कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, पेरेंट आपने इसको मान रखा है फॉर्मिक एसिड, पेरेंट निकाल के बाहर कर, जब आप पेरेंट निकाल के बाहर करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, विनाइल समूह, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, विनाइल फॉर्मिक एसिड। चलो अगर आपको याद हो तो इसका मैंने कॉमन नेम आप लोगों को लिखाया था पायरुविक एसिड, बायोलॉजी में आप क्रेब साइकिल ग्लाइकोलिसिस में इस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं पायरुविक एसिड नाम। अगर आप इसका डायरेक्ट नेम निकालना चाहें, आपने पेरेंट इसको मान रखा है, ये आपका पेरेंट है, तो बचा क्या, दो कार्बन और दूसरे कार्बन पर क्रियात्मक समूह एसिटाइल ग्रुप बच गया, तो नाम हो गया आपका एसिटाइल फॉर्मिक एसिड। इसी आधार पे आप एल्कोहलों के, एल्डिहाइडों के, कीटोनों के विभिन्न तरीके के नाम कर सकते हैं। ये मैंने आज आपको डेराइव्ड नेम की कुछ जानकारियां दी।
और कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर और एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। बेटा इतना पढ़ के आइए, और जितना भी मैंने लिखा है इसको कम से कम 2 बार 3 बार अपनी कॉपी में लिखिए। अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम का भरपूर उपयोग कीजिए। हम लगे हुए हैं आपके साथ, लेकिन जो ये घर पर आप इस समय हैं और भरपूर टाइम है तो इसका उपयोग कीजिए, और घर पर 2 से 3 बार इसको